सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके सामने एक नए चैप्टर के बारे में, जो है आपका चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 12th, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सारा का सारा डेरिवेटिव बेस्ड है। अब तक आप लोगों ने कैलकुलस के अंदर डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। तो अब यहाँ पर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की तो हम लोग बात नहीं करेंगे, ज़्यादा बात होगी सारी डेरिवेटिव के ऊपर, है ना। और डेरिवेटिव किसी भी फॉर्म का लग सकता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी लग सकता है, लोगैरिथमिक फॉर्म में भी। ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं डेरिवेटिव्स को, जो आप लोगों ने पढ़ा है उसका यूज़ क्या है, वो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना। हमारे अंदर इस चैप्टर के अंदर 5 एक्सरसाइज हैं और 5 ही टॉपिक्स हैं, और पाँचों के पाँचों से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है ना। तो आपको कोई भी इसके अंदर ऐसा नहीं है जो लेस इंपॉर्टेंट है ना, या कोई ऐसा नहीं है जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। वैसे एक है मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर कंपेयर करें इन चारों से, लेकिन कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक इनमें हल्का नहीं है। ठीक है। तो हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डेरिवेटिव्स को। पहला तो हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। हमारे पास कोई भी क्वांटिटी गिवन होगी तो हम उसका रेट बता सकते हैं कि वो किस रेट पर चेंज होगी, है ना। क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, एरिया, पेरीमीटर, हम लोग ये बता सकते हैं डेरिवेटिव का यूज़ करके कि वो किस रेट पर चेंज हो रही होगी। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जैसे आप लोगों ने तो कोई चीज़ नहीं पढ़ी है, लेकिन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन होते किस टाइप के हैं। फंक्शन कोई भी एक, अगर कोई फंक्शन है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना। ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू को बढ़ने पे एफ एक्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना। डिक्रीजिंग फंक्शन किस टाइप का होता है, ऐसे, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके अंदर और भी टाइप के होते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंदर ही। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू अ कर्व। ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू अ कर्व, ये भी आप लोग ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक है ना। वैसे तो आप लोग ये लिखना पूरा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू अ कर्व। कोई भी एक कर्व अगर आपके पास गिवन है, कोई भी एक कर्व अगर आपके पास गिवन है, सपोज दिस कर्व, तो अगर आपको इसके ऊपर जो टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन क्या होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब एक पॉइंट पर टच करके निकलने वाली इस कर्व को लाइन, ठीक है ना, वो क्या होगी, टेंजेंट होगी, जो एक पॉइंट पर टच करके निकलेगी। और नॉर्मल क्या होगी, नॉर्मल जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगी और परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के, वो क्या होगी, नॉर्मल लाइन। ठीक है ना। तो टेंजेंट क्या हो जाएगी, टेंजेंट तो ये हो जाएगी, और नॉर्मल क्या हो जाएगी, ये। ठीक है ना। तो इन दोनों की इक्वेशन क्या होगी वो हम यूजिंग द डेरिवेटिव बता सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेशन। ये आप लोगों ने अब तक अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, अप्रोक्सीमेशन क्या है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेशन ऐसी जगह पे यूज़ करेंगे अगर मैं आप लोगों से कोई वैल्यू देता हूँ, सपोज करो मैं आपको वैल्यू को देता हूँ कोई √36.79। ठीक है ना। तो अगर मैं आप लोगों से √36 पूछूंगा तो आप लोग एकदम से बता दोगे 6, लेकिन अगर √36.79 की वैल्यू पूछूंगा तो आप लोग बता दोगे कि 6 पॉइंट समथिंग आएगी, लेकिन वो 6 पॉइंट समथिंग कितनी होगी ये आप लोग पूरा एक्यूरेट नहीं बता सकते। ठीक है ना। तो हम यूजिंग द डेरिवेटिव हम उसकी बिल्कुल वैल्यू एक्यूरेट बता सकते हैं √36.79 की। ठीक है ना, यूजिंग द डेरिवेटिव बताएंगे। तो इसलिए इस ये अप्रोक्सीमेशन टॉपिक है वो उसके अंदर हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का क्वेश्चन आता है हर साल। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन है, सब ये फंक्शन, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है ना। ऐसे ही मिनिमम फंक्शन कैसा हो जाएगा, मिनिमम फंक्शन ऐसा दिखता है, ठीक है ना, दिस इज मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है ना। तो ये है आपके पास 5 टॉपिक्स इसके अंदर। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो काफ़ी वीडियोस बनेंगे इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है ना। आप लोगों को बहुत ध्यान से करना है इस चैप्टर को, एक भी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट करोगे अगर तो आप लोग को नुकसान होगा, है ना, नुकसान हो सकता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो हर टॉपिक को आराम से सीखना है, सभी इजी हैं, मुश्किल कोई नहीं, लेकिन अगर हल्के में लोगे तो कोई भी टॉपिक भारी पड़ सकता है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले टॉपिक से, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, और इन सबको देखेंगे बाद में, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज है, यहाँ से 2 या 4 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है। तो होता क्या है ये टॉपिक, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप लोग में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें डेरिवेटिव अच्छे से नहीं आता होगा, डिफरेंशिएशन,
है ना। तो वो बच्चे अगर ये सोच के चल रहे हैं कि हम डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में सीख लेंगे, तो इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन आप लोग सीखने के लिए नहीं आए हो। यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आपसे ही चैप्टर हो सकता है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन आपको पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता तो आप लोग पहले डेरिवेटिव अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में क्या होता है, पहले बात करते हैं क्वांटिटीज क्या होती है, ठीक है ना। क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, क्वांटिटी कैन बी एनीथिंग, है ना। एरिया भी हो सकता है, पेरीमीटर भी हो सकता है, वॉल्यूम, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, हम लोग गिन नहीं सकते, है ना। तो ये कुछ इस तरह की क्वांटिटीज़, ये क्या कहलाती हैं, ये क्वांटिटीज़ होती हैं, है ना। एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, कॉस्ट प्राइस। अच्छा, इनका रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो मैंने कोई सर्कल लिया, ठीक है ना, कोई सर्कल लिया तो, और ये इसका रेडियस हो गया, रेडियस क्या है, आर, ठीक है ना। तो अगर इस सर्कल का अब मेरे को रेट ऑफ चेंज निकालना है इसके एरिया का, तो एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मेरे को उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो एरिया का रेट, एरिया जो चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, या तो रेडियस के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। कि भाई रेडियस के, क्योंकि रेडियस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के। अगर रेडियस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, रेडियस घटेगा तो एरिया घटेगा, है ना। तो या तो एरिया किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा, रेडियस के, या फिर ऐसा हो रहा होगा कि टाइम के साथ रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस चेंज करेगा और रेडियस के रिस्पेक्ट में फिर एरिया चेंज हो रहा होगा, ठीक है। उसको बाद में देखेंगे। अगर एरिया जो है रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम लोग उसको लिखेंगे dA/dr, ठीक है ना। अगर ये टर्म यहाँ कहीं पर भी यूज होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, ठीक है ना। जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है वैसे वैसे एरिया बढ़ रहा है, तो हम उसको डेरिवेटिव के टर्म्स में ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, dA/dr। और dA/dr अगर आपको निकालना है तो आप लोग यहाँ से निकाल दो, तो आप लोग निकाल सकते हो dA/dr यहाँ से, डिफ्रेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू आर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर का 2πr, बस ये इसका रेट ऑफ चेंज है ना। उसके बाद आपको फर्दर वो देगा भी कि रेडियस इतना होगा तो कितना रेट ऑफ चेंज होगा, है ना। तो वो आपको वैल्यूज पुट करनी है बस। जैसे अगर मान लो उसने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो आप लोगों ने क्या निकाला, dA/dr, और उसने बोला व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू 5, तो आपके यहाँ पे आर की वैल्यू 5 रख देना, तो कितना आ जाएगा 10π, बस रेट ऑफ चेंज फिर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कहीं पर भी आप लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा था, डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा था dy/dx, इसको आप लोग ये भी बोल सकते हैं चेंज, रेट ऑफ चेंज, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ठीक है ना। आप लोग इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि dp/dt क्या हो जाएगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन p विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन t, ठीक है ना। अच्छा, तो अब मान लो हमारे पास एरिया ये है, तो हम लोगों ने इसको चेंज, रेट ऑफ चेंज कैसे निकाला, dA/dr। दूसरा केस क्या हो सकता है, अभी तो हम लोगों ने क्या निकाला कि भाई रेडियस के चेंज होने पर क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मान लो ऐसा दे दिया उसने क्वेश्चन में कि रेडियस जो है टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो वो कैसे होगा, रेडियस अगर टाइम के साथ चेंज होगी तो कैसे होगा। सपोज करो एरिया है पाई आर स्क्वायर, अब रेडियस क्या होगी, टाइम के साथ चेंज हो रही होगी, है ना। तो हम लोगों को वहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, तो हमसे क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 2πr, लेकिन रेडियस टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो हम रेडियस टाइम के साथ चेंज हो रही है यानी dr/dt, क्योंकि चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो रेडियस क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज होगी। तो हम लोग अब कैसे, अब इस चीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। क्योंकि देखो रेडियस टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो अब हमें एरिया भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालना पड़ेगा, एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया भी कैसे निकालना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, यहाँ पे dA/dr निकाल के हम लोग निकालेंगे dA/dt, तो कितना देगा 2πr, और r का दोबारा भी होगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो r का दोबारा कितना देगा dr/dt। अब हम लोग यहाँ पर dr/dt की वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है ना। अगर आप लोगों को रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो आप लोग इतना करोगे dA/dr होगा।
लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो आप लोग क्या करोगे, पहले आप लोग रेडियस के रिस्पेक्ट में ही निकालोगे, ठीक है ना। मतलब आप लोग पहले इसको आर के रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो कैसे करोगे, 2πr और फिर आर का दोबारा भी करना पड़ेगा dr/dt, ठीक है ना। तब ऐसे होगा, ठीक है। तो सिर्फ रेट ऑफ चेंज में आप लोगों को यही पढ़ना है, यही है यार क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि और चीज़ें भी हमारे पास हो सकती हैं, जैसे वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम अगर मान लो कोई पैरीमीटर बढ़ रहा है किसी रेक्टेंगल का पैरीमीटर है जिसकी विड्थ है y और लेंथ कितनी है x, ठीक है ना। अगर मान लो आपका इसका पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 12 + b यानी 2 × x + y। तो अगर मान लो आप लोगों से इसका रेट ऑफ चेंज पूछ लिया विद रिस्पेक्ट टू y, तो कैसे निकालोगे, dp/dy। तो क्या आ जाएगा, x का तो dx/dy आ जाएगा और y का कितना आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो ये हो जाएगा। आप लोग फिर dx/dy की वैल्यू निकाल लोगे वहाँ से, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dp/dy, ठीक है ना। अगर आप लोगों से पूछा होता विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप लोग क्या निकालते, dp/dx। तो dp/dx कितना आ जाता है यहाँ पर, 2 × 1 + dy/dx, तभी आ जाता, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों, अगर आप लोगों को अभी चीज़ क्लियर नहीं हो रही, तो आप लोग जब क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस को। उससे पहले फॉर्मुलेज भी रिवाइज करने पड़ेंगे, है ना। ये सब फॉर्मुले यहाँ पर काम आएंगे, तो फॉर्मुले पढ़ने पड़ेंगे। तो हम पहले फॉर्मुले देखते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं कुछ फॉर्मुलेज के बारे में। ये फॉर्मुलेज एक्सरसाइज के अंदर अप्लाई होंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को जरूरत पड़ेगी इनकी, ठीक है ना। वैसे बताने तो नहीं चाहिए, लेकिन 12th क्लास के स्टूडेंट तो आप फिर भी एक बार देख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 × साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 × l + b, ठीक है ना। मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या, 4/3πr क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3πr² h। वॉल्यूम ऑफ क्यूब और लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। टीएससी ऑफ कोन क्या हो जाएगा, πr l + r। टीएससी ऑफ सिलेंडर 2πr h + r। एलएससी ऑफ कोन क्या हो जाएगा, πr l। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन का मतलब क्या है, सिर्फ ये जो ऊपर का है, ठीक है ना। एक कैप की जो राउंड होता है वो वाला एरिया सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, πr l। और एल एस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πr h, ठीक है ना। सिलेंडर का एल एस है, कोई सिलेंडर अगर सपोज करो ये, तो सिर्फ ये जो आउटर कवरिंग है ना, ये क्या हो जाएगा, एल एस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर πr², और सॉरी स्क्वायर नहीं, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना, πr²। तो बस, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एक ही चीज़ होती है, वो तो आपको पता है ना। हाँ बस, तो वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। बस ये वाले फॉर्मूलेज लगेंगे कुछ। तो अब एग्जांपल्स देखते हैं थोड़े से, 1-2 एग्जांपल है ना, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स बात करते हैं एग्जांपल्स के बारे में। एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट में उसने कहा कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज निकालना विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है ना। जब रेडियस चेंज होगी तब उसका एरिया निकालना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पहले तो πr²। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो यानी dA/dr पूछा हमसे, है ना, dA/dr। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, 2πr। और आप लोग कहोगे आर का दोबारा कर लो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो dr/dr कितना आ जाएगा कट के, 1। तो इसलिए क्या आ जाएगा, 2πr ही आ जाएगा खाली, ठीक है ना। अच्छा, अब r की वैल्यू उसने कुछ और भी दी है। उसने कहा है कि व्हेन रेडियस इक्वल्स टू 5, तो रेडियस 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2π × 5 यानी 10π, ठीक है ना। ये इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ गया। और एरिया कैसे चेंज होगा, एरिया उसके लिए आपको यूनिट लगानी पड़ेगी, आ गया ना। तो कितना हो गया ये, dA/dr 10π विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। तो ये एग्जांपल फर्स्ट का आंसर कितना है, 10π। तो ठीक है, 10π आ गया, ठीक है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर में लेगा यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस टाइम के साथ चेंज हो रही होगी आगे, तो इसलिए पर सेकेंड। एग्जाम्पल 2 देखते हैं इधर। एग्जाम्पल 2 में उसने क्या कहा, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम बढ़ रही है क्यूब की,
तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब का रेट ऑफ चेंज दिया है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो पर सेकंड का मतलब क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया यानी dv अपॉन dt, तो उसका कितना है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये dv अपॉन dt हमें गिवन है। आगे क्या है क्वेश्चन में, हाउ फास्ट इज द सर्फेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द सर्फेस एरिया इंक्रीजिंग। तो अगर एक क्यूब है, ठीक है ना, एक क्यूब है तो उसका सर्फेस एरिया कितना होता है। अब टोटल सर्फेस एरिया की बात चल रही है, यानी 6a², अगर a उसकी साइड है, ठीक है ना, एक मत मानो x मान लो, x क्योंकि वेरिएबल साइड है ना, तो ऐसे वेरिएबल ले लिया, कांस्टेंट नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, ds अपॉन dx निकाल लेंगे यहाँ से। नहीं, एक काम करेंगे, ds अपॉन dx नहीं निकाल लेंगे, हमारे पास तो सर्फेस एरिया 6x² है। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्या था, क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, साइड क्यूब, यानी साइड कितनी है x, तो x क्यूब हो जाएगा। तो dv अपॉन यहाँ से dv अपॉन dt निकालेंगे, यानी वो कितना आ जाएगा 3x² इंटू dx बाई dt, यही आ जाएगा dv बाई dt। तो dv बाई dt की वैल्यू कितनी है 9, 3x² dx बाई dt, 3 3 9, तो 3 अपॉन x² आ जाएगा गोस टू dx अपॉन dt। ये dx अपॉन dt आ जाएगा कितना 3 अपॉन x²। अच्छा dx अपॉन dt आ गया 3 अपॉन x²। तो अब हमारे पास dx अपॉन dt तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना था, एक्चुअली में हमें निकालना था रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ds अपॉन dt निकालेंगे, ठीक है ना। तो ds अपॉन dt कितना आ जाएगा यहाँ पर 6x² यानी कितना आ जाएगा 12x, और x को दोबारा करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर dx अपॉन dt की जरूरत पड़ रही थी हमें, और वो यहाँ से आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 12x इंटू 3 अपॉन x², एक x से एक x कट जाएगा, तो 12 3 सा 48, नहीं 36, सॉरी 36 अपॉन x। तो आपके पास सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही क्यों निकालना था, आप लोग विद रिस्पेक्ट टू x क्यों नहीं निकाला, विद रिस्पेक्ट टू y क्यों नहीं निकाला। चलो y की तो बात है ही नहीं, विद रिस्पेक्ट टू x क्यों नहीं निकाला। देखो जब भी हमें एक जो गिवन चीज़ होगी वो जिसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगी क्वांटिटी, जो हमें गिवन क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज होगा, ठीक है ना, वो जिसके रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में था, तो हमें जो दूसरा रेट ऑफ चेंज निकालना है वो भी उस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं, अगर हमें वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ था, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमसे सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा है, तो वो भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही देंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग ds अपॉन dt निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा 12x इंटू dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt की जरूरत पड़ रही है, ये कहाँ से आएगा, तो ये यहीं से ही आएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम का आपने फॉर्मूला जब खोल के लगाया तो आपके पास वहाँ से dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन x²। अच्छा हमारे पास ये ds अपॉन dt आ गया 36 अपॉन x, ठीक है ना। अगर आपको आगे वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करनी होती तो आप लोग इसको यहीं पर छोड़ देते, लेकिन उन्होंने आगे दिया है क्वेश्चन में, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। अब एज की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, एज कितनी है x, x की वैल्यू कितनी है 10, आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। 36 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 3.6, ठीक है ना। और 3.6 अभी हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसके रिस्पेक्ट में आएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना, यही आंसर है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना। अगर आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा, वैसे तो इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप लोग जब एक्सरसाइज में करोगे तो वहाँ पर समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो घबराने वाली बात नहीं है। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। स्टूडेंट्स एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में उसने क्या कहा, एग्जाम्पल नंबर 3 में उसने कहा ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, ठीक है ना, एक लेक है, हमने इसमें क्या करा, एक पत्थर फेंका। तो जब पत्थर फेंकेंगे तो एंड वेव्स मूव इन सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी ये जो वेव्स हैं, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा ना पानी के बाहर वेव्स ऐसे सर्कल सर्कल से बनने लगते हैं वेव्स, है ना। तो ये बस वही उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो जब हमने पानी में पत्थर फेंका तो वो जो वेव्स हैं वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड के रिस्पेक्ट में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ने लग गई। अब अच्छा ये वेव्स बढ़ेंगी तो मतलब रेडियस बढ़ रहा होगा, क्योंकि रेडियस जितना बढ़ेगा तो उतनी ज़्यादा वेव्स बढ़ती चली जाएंगी, है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है, dr अपॉन dt दिया हुआ है,
क्योंकि रेडियस किस रिस्पेक्ट में चेंज कर रखा है उन्होंने, टाइम के रिस्पेक्ट में। पर सेकंड दिया है ना, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये किसके रिस्पेक्ट में है, सेकंड, यानी सेकंड का होता है टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है किसका रेट ऑफ चेंज, रेडियस का। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द इंक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, इसके अंदर का जो एरिया है वो कितनी फास्ट, मतलब कितनी तेजी गति से बढ़ेगा। तो एरिया क्या है, एरिया ये है तो एक सर्कल ही, ठीक है ना। एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का। आप लोगों ने क्या करा, इसको देखो, एक क्वांटिटी आपको टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है, वो आपको गिवन है, तो दूसरी क्वांटिटी भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप लोग क्या निकालोगे, डी अपॉन डी टी, तो वो कितना आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी। और बस ये सिंपल क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। 2 पाई डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू है 4, तो कितना आ जाएगा ये 4 to the 8 पाई आर आ जाएगा। अच्छा, और उसके बाद आप लोगों ने उसमें बोला है कि रेडियस की वैल्यू कितनी है 10, 8 पाई इंटू 10 80 पाई, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगा आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका आंसर है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी फुद्दू सा मैं क्वेश्चन कहूँगा, बहुत ईजी था, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, वो काफ़ी ईजी और इम्पॉर्टेंट है, तो उसको देखते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस टर्म। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में। ऐसा एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है। एग्जाम्पल नंबर 4 में उसने क्या कहा, द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। बहुत ध्यान से समझेंगे इस एग्जाम्पल को, इसके अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ है। एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, उसकी लेंथ है कितनी, एक्स ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। मिनट क्या होता है, टाइम। तो आपको आपकी जो साइड है वो कितनी है, लेंथ कितनी है एक्स, तो वो डिक्रीज कर रही है ना। तो डिक्रीज जब करेगी साइड, यानी एक्स साइड जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीजिंग के केस में आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। बस इतना ही चेंज है। डी एक्स अपॉन डी टी कितना है, डी एक्स अपॉन डी टी उसने क्या दिया 3 सेंटीमीटर पर मिनट, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ये तो आपके पास डी एक्स अपॉन डी टी आ गया। उसके बाद उसने क्या कहा, एंड द विड्थ वाई क्या है, इंक्रीज कर रही है, विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज कर रही है, तो यानी डी वाई अपॉन डी टी, तो इंक्रीजिंग के केस में तो पॉजिटिव ही रहेगी क्वांटिटी। ये कितने रेट पे इंक्रीज कर रही है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। When x is equals to 10 and y equals to 6, find the rate of change of the perimeter and the rate of the change of the rectangle, area of rectangle। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालते हैं पहले। तो पेरीमीटर का निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कितना होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है x और ब्रेड्थ कितनी है y। अब यहाँ से आप लोग क्या निकालोगे, डी पी अपॉन डी टी, क्योंकि आपके पास जो गिवन क्वांटिटी है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज करनी है, टाइम के, तो डी पी अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पे भी। तो डी पी अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि 2, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी एक्स अपॉन डी टी, और ये कितना आएगा डी वाई अपॉन डी टी। अब इसमें वैल्यूज रखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है -3 और डी वाई अपॉन डी टी 2, तो ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। और -2 क्योंकि पेरीमीटर क्या है 2 सेंटीमीटर, पेरीमीटर सेंटीमीटर में आएगा पर मिनट, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर -2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है अपना आंसर। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है पेरीमीटर का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सॉरी एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, तो वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है एक्स और ब्रेड्थ कितनी है वाई। अब क्या करेंगे, डी अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा, लेकिन काम क्या है, देखो यहाँ पर सीखने वाली चीज़ क्या है, एक्स भी वेरिएबल वाई भी वेरिएबल है ना, एक्स भी वेरी कर सकता है वाई भी वेरी कर सकता है, तो 2 वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो बस इसकी चीज़ का ध्यान रखना है। एक्स को तो सेम, वाई का कितना होगा डी वाई बाई डी टी, प्लस वाई को सेम और डी एक्स बाई डी टी। एक्स को ऐसे पढ़ रहने दो, डी वाई बाई डी टी कितना है 2, प्लस वाई को ऐसे पढ़ रहने दो, डी एक्स अपॉन डी टी कितना है -3। अच्छा, उसने क्वेश्चन में वैल्यूज दी थी एक्स और वाई की भी, है ना, तो वो लगा लेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है 10 और y की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 10 to the 20, 6 3 18, तो 20 - 18 कितना का 2,
तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से एरिया जो है वो बढ़ेगा। अगर आपकी जो आप जो चीज़ निकाल रहे हो अगर वो माइनस में आ जाती है तो उसका मतलब वो क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव में आई है, सॉरी ये वाली तो नेगेटिव में आई है, ये वाली पॉजिटिव में आई है, तो ये इंक्रीज करेगी और ये पेरीमीटर जो है पेरीमीटर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि माइनस आ गया साथ में ठीक है ना। तो एरिया का आंसर देखते हैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, एरिया का आंसर भी 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर मिनट। मेरे को नहीं लगता कि इस चैप्टर में अभी तक कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई होगी। प्रॉब्लम उन बच्चों को आ रही होगी जिन्होंने डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं पढ़ा ठीक है ना, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता लग रहा होगा कि किस रिस्पेक्ट में किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो बस उन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, जिन्होंने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ रखा है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। एक एग्जांपल और बचता है, उसको भी कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं। बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एग्जांपल नंबर 6 के बारे में। एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 5 तो दोनों में एक ही चीज़ है, लेकिन 6th वाला मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि 5th वाले में पॉइंट्स वाली वैल्यू है तो उनको कैलकुलेट करने में थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। लेकिन 5th एग्जांपल जैसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है तो उसको वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 6 से देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में उसने क्या कहा, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय RX। RX एक फंक्शन दिया हुआ है, कितना 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। आपको क्या निकालना है यहाँ से, मार्जिनल रेवेन्यू, और बाय मार्जिन, और यहाँ से निकालना आपको मार्जिनल रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या बताया उन्होंने, बुक वालों ने मार्जिनल रेवेन्यू बताया उन्होंने द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड एट एन इंस्टेंट। देखो इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू जितने आइटम आपने बेचे हैं। तो आप लोगों ने कितनी यूनिट सेल करी होंगी, आप लोगों ने एक्स यूनिट सेल करी है, उन्होंने बताया भी है, ठीक है ना। एक्स यूनिट ऑफ फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, तो आप लोगों ने एक्स यूनिट सेल करी है, ठीक है ना। तो इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू आप लोगों ने जितनी यूनिट सेल करी है, तो कितनी यूनिट सेल करी है आप लोगों ने, एक्स यूनिट। तो यानी dr/dx आप लोगों को ये चीज़ निकालनी है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा ये dr/dx। तो dr/dx निकाल देंगे, कितना देगा 3x स्क्वायर का 2x 366 प्लस 36। ये dr/dx आ गया आपके पास। अब आपको क्या बताया उसने वैल्यू भी दिया आपको व्हेन x इज इक्वल्स टू 5। तो जब x इक्वल्स टू 5 यानी dr/dx व्हेन x इज इक्वल्स टू 5, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 प्लस 36, 66 रुपीज़। ये मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू क्या आएगा, रुपीज़ में तो आएगा, तो 66 रुपये आंसर होना चाहिए इसका। हाँ तो मार्जिनल रेवेन्यू ₹66 आ रहा है, ठीक है ना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था बस, लेकिन यही पता होना चाहिए। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द पर यूनिट चेंज इन पर यूनिट आइटम सोल्ड एट एन इंस्टेंट, ठीक है ना। कितनी यूनिट आप लोगों ने बेची हैं उसके रिस्पेक्ट में। तो ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अभी आप लोग जब एक्सरसाइज करोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जितना आप लोगों ने समझा है काफ़ी है, अब एक्सरसाइज के अंदर समझ आ जाएगा बाकी का, ठीक है ना। तो देखते हैं एक्सरसाइज को करते हैं, एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट। बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन।